Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we'll see the practical, that is the breakpoint chlorination demand. In that practical, we will determine the breakpoint chlorine demand in a water sample or chlorine demand, or how to calculate or how to determine the residual chlorine from the given water sample. Okay. तो लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन की जो थ्योरी थी वो पूरी थ्योरी डिटेल में देखी थी हमने। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन की थ्री टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन भी देखा। तो लास्ट वीडियो में जो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन की थ्योरी है, अगर आपने देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऐड कर दिया है, तो वहां पे आके आप वो देख सकते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिकल जो आपको इजीली समझेगा, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या रहता है, क्लोरीन डिमांड क्या रहता है, रेसिडुअल क्लोरीन क्या रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑलरेडी वीडियो में कवर की गई, फिर भी ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है वो देखेंगे एक बार। Breakpoint chlorination is the point where the demand for chlorine has been fully satisfied in terms of chlorine addition to the water. Breakpoint chlorination क्या रहता है, या फिर वो क्लोरीन डिमांड क्या रहती है, उतना अगर हमने क्लोरीन वाटर सैंपल में ऐड किया तो वाटर में जो जितने भी क्लोरीन की डिमांड है वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उसके बाद वाटर में वाटर की डिमांड या फिर वाटर की रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स क्लोरीन ये रहने वाली नहीं है, क्योंकि उस ब्रेक पॉइंट के बाद या ब्रेक पॉइंट तक जितना भी रिक्वायरमेंट रहती है, जितनी भी डिमांड रहती है, वो फुल्ली क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड रहती है। उसके बाद अगर क्लोरीन कंज्यूम होता है तो वो सिर्फ उस वजह से होगा कि अगर आगे जाके कुछ कंटेमिनेशन हुआ तो ही जो क्लोरीन का कंजम्पशन है वो क्लोरीन का कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम क्लोरिनेशन करते हैं, या फिर जब क्लोरीन का डोज हम प्रोवाइड करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या कहीं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एनिमेशन के साथ। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट क्लोराइड डिमांड इधर, लेकिन एक्चुअल में डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट क्लोरीन डिमांड। ओके, सो to determine breakpoint chlorine demand in the given water sample, this is our objective. Apparatus are BOD bottles, pipette, conical flask, burette, dropper, BOD incubator, etc. Okay. In this practical, we have to calculate the demand of water sample towards the chlorine. Okay, so what is chlorine demand? Chlorine demand is the difference between the amount of chlorine added. Okay, chlorine demand is the difference between the amount of chlorine added to the water or wastewater and the amount of residual chlorine remaining after given contact time. That is the demand. यानी कितना हम वाटर सैंपल में क्लोरीन ऐड कर रहे हैं और उसके बाद में कितना वाटर सैंपल में क्लोरीन बच रहा, ये दोनों का माइनस करेंगे तो क्लोरीन डिमांड फाइंड मिल जाएंगे। यानी कि डिमांड यानी कि क्या है, क्लोरीन डिमांड यानी कि कितना क्लोरीन कंज्यूम करेगा वाटर सैंपल, वो रहेंगे डिमांड। तो ये हमें फाइंड करना है ब्रेक पॉइंट क्लोरीन डिमांड। फर्स्ट स्टेप है टेक 200 ml ऑफ सैंपल इन 26 बॉटल। टोटल 26 बॉटल्स में हमें 200 ml वाटर सैंपल लेने का है। मेजरिंग सिलेंडर से मेजर किया 200 ml वाटर सैंपल, और 200 ml वाटर सैंपल हमें बीओडी बॉटल्स में ऐड करना है। टोटल जो बीओडी बॉटल्स लेने की हमें वो 26 बीओडी बॉटल्स लेने की है, क्योंकि हमें ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कर्व फॉर्म करना है। उसके लिए हमें नंबर ऑफ रीडिंग ज्यादा लगने वाली, इसीलिए हमने 26 बॉटल्स लिए। क्लोरीन डिमांड क्या है, हमें अभी देखे हमने डिफरेंस है, इट इज द डिफरेंस ऑफ क्लोरीन एडेड इन वाटर और वेस्ट वाटर माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। करेक्ट। Add standard chlorine solution to the bottles through pipette in 0.5 ml increment. अब स्टैंडर्ड क्लोरीन सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। स्टैंडर्ड क्लोरीन सॉल्यूशन इस प्रकार प्रिपेयर किया गया है कि अगर उसका 1 ml अगर कंसीडर करेंगे हम, तो 1 ml इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन। ओके, 1 ml इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन, दैट मींस 0.5 ml of chlorine solution is equivalent to 0.5 milligram of chlorine. So here they have said that इधर उन्होंने बताया कि हमें जो क्लोरीन सॉल्यूशन ऐड करना है वो हर एक बॉटल में 0.5 के इंक्रीमेंट से ऐड करना है। तो पहली बॉटल हम क्या करेंगे कि ब्लैंक रखेंगे जिसमें हम क्लोरीन सॉल्यूशन ऐड नहीं करेंगे। दूसरी जो बॉटल रहेंगे, दूसरी बॉटल में हम कितना ऐड करेंगे क्लोरीन सॉल्यूशन, 0.5 ml क्लोरीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। देखिए दूसरी बॉटल में, पहली बॉटल में कुछ भी नहीं ऐड किया हमने, दूसरी बॉटल में डायरेक्ट 0.5 क्लोरीन सॉल्यूशन 0.5 ml क्लोरीन सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं हम। तीसरी बोतल में 1 ml ऐड करेंगे,
चौथी में 1.5 ऐड करेंगे, यानी हमें क्या करना है 0.5 ml के इंक्रीमेंट में ऐड करने का है। थर्ड बॉटल में 1 ml। पहली बॉटल में हमने 0 ml ऐड किया है ना, इसमें क्लोरीन हमने अप्लाइड नहीं किया। दूसरे इसमें 0.5 ml ऐड किया, यानी कि जो जो डोज दिया है हमने सेकंड बॉटल में वो दिया गया है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। ओके। Similarly, add chlorine solution to the remaining 23 bottles and name the bottles as sample 1 to 26। sample 1 to 26 टोटल बॉटल्स को नाम देने के, वो sample 1, sample 2, sample 3 और 0.5 के इंक्रीमेंट में हमें क्या करना है ml ऑफ क्लोरीन सॉल्यूशन ऐड करना। तो 26 नंबर की बॉटल जो रहेंगी उसमें रहने वाला है 12.5 ml की। 0.5 ऐड करके गए तो 26 तक 12.5 ml हो जाएगा। देखिए इधर चार्ट में भी दिख रहा है, 1 बॉटल में 0, 2 में 0.5, 5 में 2, 10 में 4.5, देन 20 में 9.5 एंड लास्ट 26 में 12.5 ml। देन मिक्स द सैंपल बाय इन्वर्टिंग द बॉटल एंड कीप ऑल द बॉटल्स इन डार्क फॉर 20 मिनट्स। सभी बॉटल जो इन्वर्टिंग करके मिक्स करना है, यानी कि जो क्लोरीन हमने ऐड किया वो थोरोली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए वाटर सैंपल में, इसलिए इन्वर्टिंग मिक्सिंग करना है। और उसे इंक्यूबेटर में हमें क्या करना है, इंक्यूबेटर में या डार्क प्लेस में हमें क्या करना है, प्लेस करना है उसे 20 मिनट्स के लिए, या फिर जितना हमने कांटेक्ट टाइम प्रोवाइड किया है। ये ऐसा क्यों किया गया है इधर, क्योंकि अगर लाइट के कांटेक्ट में आए तो लाइट के कांटेक्ट में आने की वजह से जो क्लोरीन है वो क्लोरीन एक्स्ट्रा का कंज्यूम होगा, और फिर वो जो जो एक्चुअल रिजल्ट आने चाहिए वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए इसे डार्क में क्या गया, फिर इंक्यूबेटर में क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है जब तक उसका कॉन्टेक्ट टाइम है। क्लोरीन सोल्यूशन इज एडेड इन द इंक्रीमेंट ऑफ 0.5 ml की इंक्रीमेंट में हमने ऐड किया है स्टेप में। Pour 200 ml of sample from each bottles in the conical flask। 20 मिनट के बाद इंक्यूबेटर में या फिर डार्क प्लेस में हमने जो वाटर बीओडी बॉटल्स रखी थी जिसमें हमने क्लोरीन ऐड किया, तो वो बाहर निकालना, उसमें क्या 200 ml कोनिकल फ्लास्क में ऐड करने का है। 200 ml वाटर सैंपल जो जिसमें हमने क्लोरीन डोज प्रोवाइड किया है वो कोनिकल फ्लास्क में ऐड करने का है। उसके बाद में एड 5 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द फ्लास्क। उसके बाद हमें 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड हमने क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क में ऐड करना है, जो कोनिकल फ्लास्क में हमने वाटर सैंपल लिया है। ये क्या करेगा, इसकी जो वाटर सैंपल की जो पीएच है वो वाटर सैंपल की पीएच कम करेगा एसिड ऐड करने के बाद। क्लोरीन डिमांड में चेंज विथ डोसेज, टाइम, टेम्परेचर, पीएच, नेचर एंड अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज इन इट। बरोबर है, ये सभी फैक्टर जो अफेक्ट करते क्लोरीन डिमांड पर। देन add approximately 1 gram potassium iodide crystals and stir the flask properly। उसके बाद हमें पोटेशियम आयोडाइड यानी KI का 1 ग्राम क्रिस्टल जो है वो हमें सॉल्यूशन में ऐड करना है, जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें हमें ऐड करना है और थोरोली मिक्स करना है वो, यानी जो क्रिस्टल्स है वो क्रिस्टल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे उसमें सॉल्यूशन में। क्रिस्टल्स कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद उसमें हमें अभी हमें जो रेसिडुअल क्लोरीन फाइंड करना है वो टाइट्रेशन मेथड से फाइंड करना है, तो इसलिए हमें इधर टाइट्रेंट भी लगेगा और दूसरा जो स्टार्च इंडिकेटर है इधर इंडिकेटर लगेगा, और इधर इंडिकेटर स्टार्च इंडिकेटर यूज किया जाता है। 1 ml स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना हमें कोनिकल फ्लास्क मध्ये, जब तक उसका कलर सॉरी स्टार्च इंडिकेटर ऐड करने के बाद उसका जो कलर है वो पेल ब्लू हो जाता है। देखिए इधर कलर जो है वो सैंपल का कलर चेंज हो गया, कलरलेस से पेल ब्लू ब्लू आ गया है। देन अब जो इधर टाइट्रेंट यूज करना है हमें, वो टाइट्रेंट यूज किया गया है, इधर आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया गया है। टाइट्रेंट जो आयोडीन सॉल्यूशन है और उसकी जो नॉर्मेलिटी आयोडीन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 0.0282 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन यूज किया गया। अब इधर इतनी ऑड फिगर क्यों ली गई 0.0282 नॉर्मल, ऐसा वैल्यू क्यों ली गई वो आगे कैलकुलेशन में बताऊंगा मैं आपको कि ये ऐसी वैल्यू क्यों ली हुई है इन्होंने 0.0282 नॉर्मल। ओके, सो ये कंप्लीटली ब्यूरेट फिल कर दिया हमने आयोडीन सॉल्यूशन से जिसकी नॉर्मेलिटी 0.0282 है।
देन अब टाइट्रेशन करना है, टाइट्रेट द 0.5 ml सॉल्यूशन अगेंस्ट द आयोडीन सॉल्यूशन। पहला जो सैंपल था हमारा जिसमें हमने क्लोरीन ऐड नहीं किया था, तो ऑब्वियसली उसमें जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो रेसिडुअल क्लोरीन भी जीरो ही रहेगा, इसलिए वो टाइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेकंड सैंपल लेते हैं जिसमें हमने 0.5 ml सॉल्यूशन ऐड किया था, वो सैंपल में रेसिडुअल क्लोरीन रहेगा, तो वो हम फाइंड करेंगे रेसिडुअल क्लोरीन कितना है, और टाइट्रेट करेंगे हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ जिसकी नॉर्मलिटी हमें पता है 0.0282 नॉर्मल है। अब इसका जो कलर है वो कलर जो पहले पिंक होता है, लाइट पिंक कलर होता है, और फिर बाद में लाइट पिंक से कलरलेस होता है। जब वाटर सैंपल का कलर कलरलेस हो जाएगा तब हमें नॉब जो है वो स्टॉप करना है, टाइट्रेशन जो स्टॉप करना है, और फाइनल रीडिंग क्या करनी है, मेजर करनी है। इधर फाइनल रीडिंग जीरो दिखा रहा है, एक्चुअल जीरो में जीरो नहीं है क्योंकि सैंपल जो है वो कुछ ना कुछ कंज्यूम किया है। देन नॉर्मलिटी पूछी गई, नॉर्मलिटी कितनी ली थी, तो 0.0282 नॉर्मल, ये नॉर्मलिटी थी आयोडीन सॉल्यूशन की। अब नॉर्मलिटी फाइंड कर अभी क्लोरीन जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो क्लोरीन फाइंड करना है हमें कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, इधर फॉर्मूला नॉर्मलिटी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की जो नॉर्मलिटी है वो कितनी है वो बताई गई है। देन वॉल्यूम ऑफ आयोडीन, आयोडीन का वॉल्यूम कितना यूज हुआ है वो, जैसे या फिर ब्यूरेट रीडिंग भी बोल सकते हो उसे हम। देन इक्विवेलेंट वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन, दोनों का क्लोरीन का मॉलिक्यूलर और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम रहता है 35.45 इंटू 1000 कन्वर्जन फैक्टर रहता है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल टेकन। तो ये सभी वैल्यू हम ऐड करने के बाद कितना आता है देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 0.0282 नॉर्मलिटी क्यों लिया गया था, ठीक है। तो 2 मिनट, तो इसका रीजन यही है, अगर आपने मल्टीप्लाई किया, सपोज इधर देखिए अगर हमने मल्टीप्लाई किए, क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ आयोडीन इंटू 35.45 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ये सभी चीजें क्या है कांस्टेंट है, तो इन सभी का मल्टीप्लीकेशन देखते कितना आता, तो नॉर्मेलिटी ऑफ आयोडीन थी हमारी 0.0282 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 35.45 इंटू 1000 कन्वर्जन फैक्टर जो था वो इक्वल टू डिवाइडेड बाय 200 वाटर सैंपल लिया हमने 200 ml वाटर सैंपल लिया, तो कितना आ रही वैल्यू इसकी 4.99845, यानी ऑलमोस्ट 5 वैल्यू आ रही है। इसीलिए जो वैल्यू इसकी जो मल्टीप्लीकेशन वो 5 आता है, इसलिए जो नॉर्मेलिटी ली गई है वो नॉर्मेलिटी 0.0282 ली गई है, ठीक है। और ये इस वजह ये क्यों ली गई है, यानी कि इसका मतलब क्या, रेसिडुअल क्लोरीन फाइंड करना हमें हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अब इधर क्लोरीन डोज जो है हमारा, क्लोरीन डोज 0.5 था, जो ब्यूरेट रीडिंग आई थी हमारी, ब्यूरेट रीडिंग इधर जीरो बता रहा है, इधर एक्चुअल जीरो ब्यूरेट रीडिंग नहीं आई थी हमारी, कुछ तो भी आई थी, अब जीरो बताया तो अब इधर जीरो ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो अगले जो मेथड है उसमें हम देखेंगे कि डायरेक्टली रेसिडुअल क्लोरीन फाइंड करना है, तो हमें तो क्या कर सकते हैं हम, 5 इंटू जो ब्यूरेट रीडिंग है वो मल्टीप्लाई किया तो रेसिडुअल क्लोरीन मिल जाता है हमें, ठीक है। तो इधर जीरो पुट करता हूँ मैं अभी, क्योंकि इधर सभी रीडिंग जो इनके जीरो है, जीरो दिया है, ठीक है। अब सेकंड जो सैंपल है जिसमें हमने 1 ml सॉल्यूशन किया था, टाइट्रेट द सॉल्यूशन विद 1 ml क्लोरीन सॉल्यूशन अगेन 0.0282 नॉर्मल आयोडीन सॉल्यूशन, उसके साथ हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले वाटर सैंपल का कलर जो ब्लू से पेल पिंक क्यों होगा, और पेल पिंक बाद में या फिर लाइट पिंक जो है वो कन्वर्ट हो गए कलरलेस हो जाएगा। अब इसकी जो ब्यूरेट रीडिंग है वो देखेंगे कितनी आएंगी, 0.04 ml ब्यूरेट रीडिंग आई, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। अब इसको अगर हमने डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 0.04 इंटू 5 यानी 0.2 आएगा। तो जो रेसिडुअल क्लोरीन की वैल्यू आएंगी वो 0.2 आएंगी। अब डायरेक्ट अब हमें हर बार फॉर्मूला से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। देखिए बराबर आया है, फिर से
1.5 ml के सॉल्यूशन के साथ ऐसा करना, ऐसा हमें हर एक सैंपल के यानी 2, 2.5, 3, 3.5, 4 यानी अप टू 12.5 तक का जितना हमने सैंपल लिए है वो सभी सैंपल का जो है रेसिडुअल क्लोरीन फाइंड करना है सेम प्रोसीजर फॉलो करके। तो वर्चुअल लैब में ये 3 ही सैंपल का इन्होंने बताया, तो हम भी 3 सैंपल के देखेंगे, बाकी का जो है वो ऑटोमेटिकली आया है, लेकिन हम जब एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे तब तो हमें सबकी सभी परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इधर जो है फाइनल ब्यूरेट रीडिंग 0.1, 0.1 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें तो 0.5 आएगा, 0.5 ऐड करता मैं 0, या फिर 0.49 करेंगे कि 498 ऐसा कुछ तो आंसर था, देखिए वो आ गया। ठीक है, अब जो रेसिडुअल क्लोरीन है बाकी की वैल्यूज जो उन्होंने डायरेक्ट लिखे हुए हैं। अब जी इधर फर्स्ट कॉलम में जो वो क्लोरीन डोज दिया है, सेकंड कॉलम में ब्यूरेट रीडिंग जो यूज हुई है, फिर जो आयोडीन सॉल्यूशन कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग टाइट्रेशन वो लिखा है, और रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो, तो रेसिडुअल क्लोरीन इधर देखिए 0, 0.2, 0.5, 0.8, 1.1 ऐसे जो रेसिडुअल क्लोरीन आ गया है। अब इसका जो है ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व प्लॉट करना पड़ता है हमें, क्लोरीन डोज वर्सेस रेसिडुअल क्लोरीन। क्लोरीन डोज जो रहता है वो एक्स एक्सिस पे रहता है मिलीग्राम पर लीटर में, और रेसिडुअल क्लोरीन वाई एक्सिस पे रहता है मिलीग्राम पर लीटर में। तो अब वो ड्रॉ करते हैं। तो ये एक ग्राफ इधर आया है रेसिडुअल क्लोरीन का। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन में पता है हमें कि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन रेसिडुअल क्लोरीन धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लोरीन ऐड करते हैं वैसे वैसे रेसिडुअल क्लोरीन भी बढ़ता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद रेसिडुअल क्लोरीन की वैल्यू जो है वो रेसिडुअल क्लोरीन की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। एक जो लोएस्ट पॉइंट आता है फिर से कर्व में, और उसके बाद में फिर से जितना हम क्लोरीन ऐड करेंगे उतना पूरा का पूरा जो क्लोरीन है वो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन में कन्वर्ट होता है। इधर की जो लाइन है, ये लेफ्ट साइड की जो लाइन दिख रही है कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन है, और इधर का जो लाइन है ये फ्री रेसिडुअल क्लोरीन है। और ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन या फिर ब्रेक पॉइंट जो रहता है क्लोरीनेशन कर्व का, वो ब्रेक पॉइंट ये रहता है। अब इधर देखिए जो प्रोजेक्शन की हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे करेंगे प्रोजेक्शन तो क्लोरीन डोज मिलेगा, और वाई एक्सिस पे रेसिडुअल क्लोरीन। तो ब्रेक पॉइंट पे की जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो है 1.99 या फिर 2 मिलीग्राम पर लीटर रेसिडुअल क्लोरीन कह सकते हैं हम। और उसका जो डोज देखेंगे तो वो डोज आ रहा है उसका 8 मिलीग्राम पर लीटर। 8 मिलीग्राम पर लीटर कितना आ रहा है उसका डोज आ रहा है। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीन ऑफ वाटर सैंपल कितना है, 8 है। और रेसिडुअल क्लोरीन कितना है उस समय, यानी अप्लाइड किया हमने 8 ml, 8 मिलीग्राम पर लीटर अप्लाई किया। रेसिडुअल मैंने बच रहा कितना है क्लोरीन, 1.99 बच रहा है, यानी 8 माइनस 1.99 यानी मीन्स 6.01 इतना। यानी सिंपल है, क्लोरीन डिमांड फाइंड करना है तो क्लोरीन डिमांड कैसे फाइंड करते हैं, अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। अप्लाइड क्लोरीन यानी ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन पे अप्लाइड क्लोरीन क्लोरीन है 8 मिलीग्राम पर लीटर, उस समय रेसिडुअल क्लोरीन है 1.99, यानी माइनस किए तो आएगा अपना आंसर आएगा 6.01, या फिर इधर 6 ही करते हैं हम। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कितनी है, 6.001 करेंगे, ऐसा कुछ रहेगा आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं जो कुछ भी इसका अराउंड आंसर आएगा। अभी इधर इन्होंने कितनी वैल्यू रखी है वो पता नहीं हमें, कितना जो है वो दिया है, फिर माइनस ही कर लेंगे हम डायरेक्टली। तो कितने देखेंगे, 1.99938, 8 माइनस 1.99938, 8 माइनस 1.99938, 4.9984, 4.9984, सॉरी 6 आ रहा है, दिख रहे हैं हम, नहीं नहीं ये गलत है, इधर 4 पॉइंट नहीं आएगा आंसर, 6.00062, 6.00062, 6.00062। ठीक है, जाने दीजिए, यानी आंसर जो इतना इसके आसपास आंसर आने वाला है। तो ये था हमारा ब्रेक पॉइंट क्लोरीन डिमांड कैसे फाइंड करते हैं वो। इसकी थ्योरी भी हमने लास्ट वीडियो में देखी है, तो उसका वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।